is Hello everyone, welcome to Study Point RSVA. Good morning all of you. Study Point RSVA के इस वीडियो में आज हम देखेंगे अलजेब्रा बीजगणित। इसके बेसिक क्वेश्चन हम आज इसमें देखेंगे। और चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जो नए हैं वही सब्सक्राइब करें, जो पहले से सब्सक्राइब किए हैं वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें, दोबारा करने पर अनसब्सक्राइब हो जाता है। और बगल में जो राइट साइड में बेल आइकन दिया है उसको भी क्लिक करिए, प्रेस करिए। उससे जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आगे देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे अलजेब्रा बीजगणित के कुछ बेसिक क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2x + 4 = 0। 2x + 4 = 0। इसमें हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, इसको ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा बीजगणित में देखना पड़ेगा ये होता क्या है। इसमें देखिए, ये स्ट्रेट लाइन होती है, हम उसमें ज्योमेट्री में बताए थे। स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें बीच में मूल बिंदु होता है वर्जिन जो 0 होता है, उसके राइट साइड में +1 +2 +3 करके आगे बढ़ता है रेखा। +1 +2 +3 +4 करके इन्फिनिटी तक जाता है। और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 करके ये भी -इन्फिनिटी तक जाता है। तो इस रेखा पे ये जो अलजेब्रा है, बीजगणित है, अर्थमेटिक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इस रेखा पे जितनी ये जो मतलब डिजिट है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस रेखा पे 1 2 3 4 इस तरीके से जो ये नंबर हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। इस नंबर को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ये जो संख्याएं हैं, नंबर मतलब संख्या होता है और नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है। तो इस संख्या को 1 2 3 4 5 इसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है। उसके बाद और आइए लेफ्ट में। अब लेफ्ट में आने के बाद हमको 0 मिलता है। अगर इसको भी हम 0 को भी ले लें, 0 1 2 3 4 डाटा भी इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको लेके हम इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, इसको बोलेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या। अगर 0 भी मिल गया है तो ये होगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है। अब नेचुरल नंबर है, इसको n से डिनोट करेंगे। होल नंबर है, इसको w से करेंगे। और बैक में आइए, पीछे आइए लेफ्ट साइड में, तो 0 के बाद हमको -1 -2 -3 मिलेगा। अगर इसको भी हम ले लें, मतलब -2 -1 0 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो अगर इसको भी हम ले लें तो ये बनता है इंटीजर। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, इंटीजर इसको होगा, ये पूर्णांक होगा। इसको हम z से डिनोट करेंगे। तो संख्या रेखा पर 3 संख्याएं हुई, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। नेचुरल नंबर हुआ 1 2 3 से इन्फिनिटी तक। अगर 0 ऐड कर लिए तो वो हुआ होल नंबर, पूर्ण संख्या। और अगर -1 -2 भी ऐड कर लिए तो वो हुआ इंटीजर। अब संख्या रेखा पर और संख्याएं बची, और क्या संख्या बची हैं इसमें देखिए। अभी तो 1 2 होल नंबर हो गया। अब जैसे कि 1/2 हो गया, 3/2, इस टाइप की जो संख्याएं हैं उनको क्या कहेंगे, तो p/q होता है। अगर हम p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है और q ≠ 0 है, तो इस संख्या को p/q को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। हिंदी में इसको बोलेंगे परिमेय संख्या।
ठीक है, परिमेय संख्या। और ये हुआ परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें और पी और क्यू वहाँ पे पूर्णांक हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो होता है परिमेय संख्या। और फिर आगे देखिए कि पी दूसरा पी बाई क्यू, अगर हम कोई संख्या है जो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, एक तो लिख सकेंगे, वो हुआ रेशनल नंबर परिमेय संख्या। जो नहीं लिख सकते हैं हम पी बाई क्यू के रूप में, तो ओ और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, लेकिन हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हुआ इरेशनल नंबर। मतलब क्या हुआ है, अपरिमेय संख्या हुआ है। अब परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्यू इज नॉट 0 होगा। और पी और क्यू दोनों में पूर्णांक होंगे। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। अच्छा, अगर हम रेशनल नंबर इरेशनल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ मिला दें, तो दोनों संख्याएं मिला के ये हो जाएगा पूरा रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। अगर हम देखें, मतलब रेशनल नंबर ले लें और इरेशनल नंबर ले लें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ले लें, इन दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं इसको रियल नंबर। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं रियल नंबर। तो ये हुआ रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या है। इतनी संख्याएं आपको याद होनी चाहिए, मतलब जानना चाहिए इसके बारे में, ये क्या होती हैं। उसके बाद एक और देख लीजिए इसमें, जैसे 0/0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। 1/0, 1 का मतलब कोई भी डिजिट हो, अगर किसी भी डिजिट में हम 0 से भाग दे रहे हैं तो वो इन्फिनिटी होता है। लेकिन किसी भी डिजिट से 0 में भाग दे रहे हैं तो वो 0 होता है, मतलब 0/1 हो गया तो ये 0 होता है। इसको भी याद रखिएगा। और अब वो जो क्वेश्चन है जिसको हम देख रहे थे, उसको देखिए। ए दिया है, जो भी दिया है वो दिया है ax + b = 0, इस फॉर्म में दिया है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अब a और b यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब होगा अचर पद, और x जो है a है वेरिएबल मतलब हुआ चर पद। तो a जो इक्वेशन है, इसको समीकरण बोलेंगे। इक्वेशन जो है a, अब देखिए इसमें इक्वेशन देखने के लिए हम क्या देखते हैं कि इसमें चर कितना है, कितना पद चर है। चर क्या है, x है, a एक पद है, तो ये एक चर, ए जो है एक चर हो गया, एक चर पद। और इसकी घात जो होगी, इसकी घात हम देखेंगे, यहाँ पे घात क्या है, x⁴ है, तो ये एक पदी समीकरण है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनता है ax + b। अभी यहाँ पे हम लिख दें ax + by + c = 0। अब देखिए इसमें क्या है, a घात तो एक इसका भी है, इसका भी है, एक घातीय पद है, लेकिन इसमें वेरिएबल जो अचर है, ये वेरिएबल है x और y, दो मिल गए, तो ये दो चर एक घातीय बहुपद हो गया है। पॉलिनोमियल जो होता है उसको बहुपद बोलते हैं। तो a जो है, ये दो इसमें जो वेरिएबल हैं x y हमने क्या कहा है, ये वेरिएबल हैं, चर हैं, और a b c यहाँ पे कांस्टेंट है, अचर पद है। तो जितने वेरिएबल होंगे उतना ये दो चर वाला हो गया, एक चर वाला है बहुपद, ये दो चर वाला है। तो इस तरीके से ये हुआ। इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ये जनरल फॉर्म हुआ, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और आगे अब जैसे अगर हम घात बढ़ा दें इसमें, जो अभी तो समझ में आ गया कि हम एक चर है
एक वेरिएबल है तो एक चर होगा, दो वेरिएबल है दो चर होगा, तीन वेरिएबल है तीन चर होगा, इस तरीके से। और पावर में जो है एक अगर घात एक है तो वो एक घाती होगा। अब ऐसे दो घात लिख दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या है, इसमें जो वेरिएबल है वो तो यक्स है, वेरिएबल मतलब चर पद जो है वो है यक्स, ये तो एक है तो ये एक पदी होगा, लेकिन इसकी पावर जो है यक्स का पावर मैक्सिमम क्या है, यक्स का पावर मैक्सिमम 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। पद एक ही है, एक ही है, ये एक से ज़्यादा है तो द्विघात बहुपद हो गया है। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी समीकरण का हम पावर पूछें, पावर डिग्री घात यही सबको बोलते हैं, तो वो जो चर होगा वो उस समीकरण में, उस इक्वेशन में, इक्वेशन मतलब समीकरण होता है, तो उस इक्वेशन में, उस समीकरण में जिसका जो चर का सबसे बड़ा घात होगा, डिग्री होगा, पावर होगा, वही उस समीकरण का घात होगा, उतने घात का वो समीकरण होगा। जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे 2 है, अभी हम लिख दें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसको हम पूछें कितने घात है, तो ए वेरिएबल क्या है, यक्स है, यक्स अचर पद है, यक्स एक ही है, एक चर में है, लेकिन इसका घात मैक्सिमम क्या है, यक्स इक्वल टू ए जो है 3 है ना, तो इसका मैक्सिमम घात 3 है, तो ये 3 पद बहुपद हो गया। पद एक से ज़्यादा है, ए 2 3 4, ए पद इसलिए बहुपद हुआ, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद होता है पॉलिनोमियल, और ए हुआ एक। इसी तरीके से डिग्री पावर घात इसकी देखी जाती है, कोई भी इक्वेशन हो उसमें जो वेरिएबल होगा, जो चर होगा, उसका मैक्सिमम जो पावर होगा वही उस इक्वेशन का जो है ये घात होगा, डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पावर देख सकते हैं और जो है ये पद देख सकते हैं, और इसमें ये 2 चर 3 चर जैसा ये वेरिएबल हो जाएगा उतने चर का एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम, देखिए आते हैं अपना जो इक्वेशन था उस पे देखते हैं। ये था, अब इसको देखो सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि 2x, यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 2x आप इधर रहने दीजिए, और जो इक्वलिटी होती है बराबर का निशान होता है, इसके अगर हम बाएं साइड में हैं, दाएं साइड में जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। साइन मतलब साइन क्या है, साइन निशान है, जैसे प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, तो ये अगर हम बराबर के बाएं साइड से दाएं साइड में जाते हैं या दाएं साइड से बाएं साइड में आते हैं तो ये तीनों चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज होते हैं, मतलब अगर प्लस है तो प्लस हो जाएगा माइनस में, माइनस है तो माइनस हो जाएगा प्लस में, अगर गुणा हो रहा है बाएं साइड में, दाएं साइड में जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, और अगर ये बाएं साइड में भाग हो रहा है तो दाएं साइड में जाएगा गुणा हो जाएगा। ये चेंज हो जाता है अगर हम इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी के लेफ़्ट से राइट में जाते हैं, लेफ़्ट मतलब बायां, राइट मतलब दायां, लेफ़्ट से बायां राइट में जाते हैं या राइट से लेफ़्ट में आते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2x इक्वल टू 0 है, अब इसको हम 4 को उधर ले जा रहे हैं, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -4, तो x इक्वल टू क्या होगा, अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो अभी हम बताए गुणा भाग में हो जाता है, तो 4/2 हो जाएगा, -4/2, और 2 से इसको काट दीजिए, 2 2 4 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू -2। इसी तरीके से एक पद हो और एक घात हो, ये जो इक्वेशन बनेगा तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 3y + 6 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y, 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, -6/3, 3 2 6, -2 आ गया। तो एक चर हो और एक घात हो तो इस इक्वेशन को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब दूसरा देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चर कौन है, x है, y है, और कांस्टेंट अचर क्या है, 2 है, 4 है, 3 है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, अचर, अचर मतलब जो जिसका वैल्यू ना बदला जा सके। अब 3 तो 3 ही है ना, 3 को हम तो 1 2 4 लिख नहीं सकते, तो ये सब जिसकी वैल्यू नहीं बदलेगी वो हुआ अचर, वो हुआ कांस्टेंट, और जो बदल सकता है वो हुआ चर। अब x y यहाँ पे चर है,
इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, इसको कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसका अगर हमें सोल्यूशन निकालना है तो हम मान लेते हैं कि 0 से शुरू कर देते हैं। मान लो हम x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रख दें तो y की वैल्यू निकल सकती है। x अगर 0 रख दें तो प्लस 4y इक्वल टू 3 होगा। तो a 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 बाई, देखिए अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, y नहीं है 4 है, तो y की वैल्यू आ गया 3/4। अब y की वैल्यू इसी इक्वेशन में रख दीजिए। अब x इक्वल टू 0 था ही और y इक्वल टू 3/4 आ गया। अब ये सही है कि नहीं, इसको अगर हमें चेक करना हो तो इस इक्वेशन में दोनों वैल्यू रख दीजिए और बायां साइड बराबर दायां साइड आना चाहिए। ऐसा हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम रख देते हैं 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3/4 हम बाएं साइड में रख रहे हैं। तो 2 से 0 में 0 हो गया, प्लस 4 से 4 कटा 3 आ गया, और राइट साइड में दाएं साइड में 3 है तो दोनों पक्ष बराबर हो गए ना। तो ये वैल्यू जो है सही है हमारी। एक तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, और दूसरा है, दूसरे में हम ये जो है इसको जैसे 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 है, यहाँ से वैल्यू निकालना हो तो हम एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे 2x है, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4y। तो x इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 4y/2। यहाँ से भी x कुछ मान लें 0, तो यहाँ से भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं, दोनों को हमें वैल्यू निकालना है और सिंगल इक्वेशन है तो इसी तरीके से निकालेंगे। कुछ मान लेंगे, एक की वैल्यू 0 रखेंगे, दूसरे की आएगी 0 रखेंगे, फिर 1 2 3 ऐसा रखेंगे तो अगले दूसरे जो चर होगा, जो वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू प्राप्त होगी। और नहीं तो फिर इस टाइप में, अब अगर दो वेरिएबल हैं और इस तरह दो इक्वेशन दिया है तो यहाँ पे x y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो है जितने वेरिएबल हैं उतना इक्वेशन होना चाहिए। जैसे दो वेरिएबल हैं x y तो दो इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए कई जो है इसके रूल हैं। तो इसमें आप देखिए क्या किया जाता है। इसको अगर हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो इसके गुणांक बराबर किए जाते हैं पहले। जैसे यहाँ पे 2 x के साथ 2 है, y के साथ 4 है, तो 1 का गुणांक बराबर करते हैं हम। तो यहाँ पे दूसरे वाले इक्वेशन में हम 2 से अगर गुणा कर दें तो x का गुणांक ऊपर वाले इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। और ऊपर वाला जो है इक्वेशन, ऊपर वाला है 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे हम जब सॉल्व करते हैं, ये तो बराबर हो गया, तो जब सॉल्व करते हैं तो इसका साइन बदल जाता है। ये भी एक रूल, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ प्लस था माइनस हुआ, यहाँ भी प्लस था माइनस हुआ, यहाँ भी माइनस हुआ। अब ये ऊपर 2x है प्लस, नीचे माइनस है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे 4y में से 2y गया तो 2y बचा, और किस में से घट रहा है, 4y में से। ज़्यादा क्या है, 4y। तो हम बताए थे कि जो डिजिट ज़्यादा होगी उसी का साइन लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा -2y इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए -3 है, 4 है, तो 4 में से 3 गए 1 आ जाएगा। और साइन किसका लगेगा, 4 ज़्यादा है, प्लस है तो 1 लगेगा। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू होगा जो है, अब ये माइनस तो इधर रहने दीजिए, y है तो यहाँ पे y इक्वल टू, ये यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर y इक्वल टू, अब माइनस उधर चला जाएगा तो -1/2 हो जाएगा ना। अब y की वैल्यू इतनी आ गई, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पहले या दूसरे में y की वैल्यू हम रख देते हैं, उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरे इक्वेशन में हम रख देते हैं तो x -12 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, और इधर माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा हाफ।
तो फिर ये हो जाएगा 2 2 4 1 5, 5/2। अब देखिए x इक्वल टू हुआ 5/2 और y इक्वल टू हुआ -1/2। अब अगर ये सही है कि गलत है, इसका हमें ये भी क्लियर करना हो तो आप किसी भी इक्वेशन में इन वैल्यू को रखिए, पुट करिए, और आपको दूसरे साइड का जो राइट साइड है उसके बराबर इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अभी हम इसको दोबारा रख के देख लेते हैं। जैसे x की वैल्यू क्या है 5/2 रखिए, और ये y की वैल्यू -1/2। दूसरी तरफ 2 आया है, इधर भी 2 आना चाहिए। तो अब देखिए एलसीएम, ये दोनों हर बराबर हैं, 2 2, तो 2 बराबर है तो इसको हम घटा सकते हैं ऊपर से। तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गए 4, 2 से 2 कटा 2, तो ये लेफ्ट साइड में 2 आया, राइट साइड में भी 2 है। इससे का मतलब है x और y की वैल्यू सही है। तो इस तरीके से इक्वेशन में एक चर है, एक चर वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 1 का गुणांक बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने x का गुणांक बराबर किया 2 से गुणा करके दूसरे इक्वेशन में, इसी तरीके से आप x का ना बराबर करके y का बराबर कर सकते हैं। तो y का बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 4y + 8 हो जाएगा। फिर आप घटाएंगे, इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, घटाएंगे तो नहीं साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आगे फिर अब यहाँ से जब जो बराबर करेंगे वो तो कैंसिल हो जाएगा। फिर x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू दोबारा, अब x की वैल्यू हमने 2 में रखा, y की वैल्यू, लेकिन आप किसी भी रख सकते हैं, दूसरे में रखें या पहले में रखें, दोनों से वैल्यू हमेशा वही आएगी। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक जो अभी हमने बताया कि इस तरीके से जो इक्वेशन होती है उसमें जो है घात बढ़ जाती है। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में वेरिएबल चर पद जो है एक है x, और इसकी घात क्या हमने बताया, जो इस भी इक्वेशन का घात, डिग्री, पावर देखना हो उसमें सबसे बड़ी जो घात होगी वही उस इक्वेशन की घात होगी या डिग्री होगी, पावर होगा। तो ये कौन सा है, ये है इसकी घात 2 है, इसकी घात जो है इस इक्वेशन की 2 है। तो ये क्या हुआ, द्विपद समीकरण इक्वेशन हो गया, 2 पद समीकरण हुआ। तो 2 पद को इंग्लिश में क्वाड बोलते हैं, क्वाड्रेटिक हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं ax² + bx + c = 0। यही तो हुआ, ax² bx + c = 0, ये जनरल फॉर्म है। अब ये तो एक हम जो कांस्टेंट है 3 5 2 उसको ले लिए हैं, नहीं तो ये इसके स्थान पे a के स्थान पे क्या लिख दिया 3, b के स्थान पे 5 लिख दिया, c के स्थान पे -2 हो गया है। तो ये कांस्टेंट हो गया है। इसको सॉल्व करने के लिए जो है क्वाड्रेटिक, या तो इसका जो फार्मूला है उससे सॉल्व करें, नहीं तो अभी यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज मतलब गुणनखंड कर देते हैं। अब देखिए गुणनखंड कैसे होता है, गुणनखंड होता है, अब ये माइनस जो है, ये माइनस है, -2 है, तो जो भी संख्या होगी उसको, जो कांस्टेंट होगा उसको x² का गुणांक जो होगा उसमें हम गुणा करेंगे। 2 से -2 से हम इसमें गुणा किए 3 में, कितना आया -6 आया ना। तो अब इस -6 को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि जोड़ने पे बीच वाला जो संख्या है, बीच वाला संख्या मतलब +5x है ना, 5, तो 5 है, जोड़ने पे 5 आ जाए और गुणा करने पे -6 आ जाए। इसको अब आप दोबारा देखिए, ये जो हम लिखे हैं 3x² + 5x - 2, इसको अगर हमें फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है, तो इसके लिए हम जो है इसमें जो कांस्टेंट है अकेले है, अचर पद है, उसको हम x² के गुणांक में गुणा करेंगे। x² का जो गुणांक है, गुणांक क्या है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -2 है, -2 का हम 3 में गुणा किए तो -6 आया। अब इस -6 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने पे आ जाए 5 और गुणा करने पे आ जाए -6। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं कि मान लो इसको हम लिख दिए -6x + x, तो यहाँ पे जोड़ने पे क्या आ जाएगा -5x, और गुणा करने पे आ जाएगा, जो है गुणा करने पे क्या आएगा, ये 6 और 1 गुणा करने पे -6x
x, तो आ जाएगा 6x²। तो यहाँ भी गुणा करने पे क्या आया था, 2 इंटू 6x², तो 6x² आ गया ना। तो यही चीज़ ऐसा करना है। तो यहाँ पे अब हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, 3x² माइनस, अभी देखो माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, प्लस 5x है, और प्लस 5x माइनस x होगा यहाँ पे, ये हमने देखा नहीं, प्लस 5x है, सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6x माइनस x। अब देखिए जोड़ने पे 5x आ जाएगा और गुणा करने पे माइनस 6x आ जाएगा, -2 = 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो कॉमन हो उसको हम बाहर ले लेंगे। कॉमन इसमें क्या है, 3x अगर हम बाहर ले लें तो 3x क्या हो जाएगा, x + 2 माइनस, यहाँ से हम 1 कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लें, तो हो जाएगा x + 2 = हो गया 0। अब देखिए 3x हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है कि उस जो पद है, जो फैक्टर है, उसमें हम जितना कॉमन ले रहे हैं उससे हम भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 3x कॉमन लिया, तो 3x² में हम 3x से भाग देंगे, क्या बचेगा, 3x² में 3x से हम भाग दे रहे हैं, तो 3x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक पद बचेगा ना, केवल x² है, तो जो है 3 से 3 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो एक x बचेगा, तो यहाँ पे हमने x लिख दिया। अब फिर 3x से 6x में भाग देंगे, तो 3x भाग देंगे, x करेगा 3 से 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब -1 से हम भाग देंगे यहाँ पे, तो -1 से भाग देंगे, -1 प्लस हो जाएगा, x हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए इस सब में हमने x + 2 को कॉमन ले लिया, x + 2 से इस पद में भाग देंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, 3x, और इस पद में भाग देंगे तो यहाँ बचेगा -1 = हो जाएगा 0। अब ये हुआ इसका फैक्टराइज। अब इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि एक बार x + 2 = 0 होगा तो क्या वैल्यू होगी, x = -2, और एक बार 3x - 1 = 0 होगा तो वैल्यू क्या होगी इसकी, तो ये वैल्यू हो जाएगी x = -1 उधर जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो इधर भाग हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे 1/3। तो x की यहाँ पे 2 वैल्यू आई। देखिए जितनी घात होती है उतनी वैल्यू आएगी इसकी, 2 घात है x की, 2 वैल्यू आई, 3 घात है, 3 वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से ये इसकी वैल्यू x = -2, x = जो है 1/3 हो गया। तो इसको आप देखिएगा, 3x² + 5x - 2 है। इसमें हमने सबसे पहले बताया कि इसकी जो जितने चर होते हैं और उतने चर का इक्वेशन होता है। एक चर है तो एक चर ये समीकरण है, और इसका जो चर है उसका जो सबसे बड़ा घात होगा वही उतने का इक्वेशन होगा। ये 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। पद क्या है, 3x एक है, 5x दूसरा है, तो इसलिए एक पद से जब ज़्यादा किसी समीकरण में होंगे पद तो बहुपद हो जाएगा। पॉलिनोमियल होता है इंग्लिश में बहुपद को। तो ये हुआ इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक क्यों हुआ, 2 को क्वाड बोलते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको हम सॉल्व करने के लिए अभी यहाँ पे फैक्टराइज देखे हैं विधि से, और नहीं तो इसको ax + bx + c को अलग और इसका शून्य ज्ञात करके, शून्य ज्ञात करना होता है। शून्य क्या होता है कि जो वैल्यू इसमें रखने पर 0 हो जाए वो शून्यक होगा। तो और इसमें कंडीशन बनते हैं। अभी आज हम इसको इतना देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। स्टडी पॉइंट RSVA हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।